थ्योरी का देखा, थ्योरी 2 लेक्चर थे, वो भी लगभग 1 सवा घंटे के, और डेरिवेशन देख लिया, तो हम लोग 30 से 35 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ब्रह्मास्त्र होगा न्यूमेरिकल में। अब देखो इसमें मैथ्स है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको रटना आना चाहिए, मैथ्स से कोई मदद नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली अगर आपको बता रहे हैं, अब आ जाता है टॉर्क। टॉर्क आपके सिलेबस में 2 जगह है, चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 4 में भी, तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको रट लो, टॉर्क का हमेशा फॉर्मूला लगाओ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा पिछली 2 क्लासेस हैं उनको भी देखें, तभी हम लोग उन क्लासेस को और प्रोबेबली इस क्लास को जोड़ के लगभग 30 से 35 नंबर गेन कर लेंगे, राइट। इतना आपको दिखना चाहिए, जो मेरा कैलकुलेशन है। वो 2 वीडियो प्रोबेबली एक ही वीडियो बनाएंगे, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि दिखना चाहिए। अब आगे ईश्वर नोस, अब देखोगे। तो हम लोगों को सबसे पहले फ्लक्स के बारे में देखिए, फ्लक्स की डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं रिवाइज भी कराता हूँ क्या क्या देखना है। और गॉस लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट देख लीजिएगा, और उसी पे डेरिवेशन है। तो अब फ्लक्स से रिलेटेड सब चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि हर बार ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए भी लिखते हो बट कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फ्लक्स को 3 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 2 3, ठीक। कुछ फ्लक्स निपट जाएंगे, जरूरी नहीं हर बार 3 बार तोड़ना ही पड़े, इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं हर बार तोड़ना ही पड़े। कुछ बार ये निपट जाएगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट बचे रहेंगे, उनमें फिर ऐसे बचेगा कुछ ऐसे करके, ई डी ए करके, और बराबर क्यू। क्यू हम लोग लिख लेंगे, 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, राइट। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ठीक। सरफेस होगा तो सिग्मा, और लाइन होगी, लेंथ होगी तो लैम्डा, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इतना समझ पा रहे हो। हर बार इंटीग्रेशन से ई बाहर आ जाएगा, बिना सोचे समझे इंटीग्रेशन से ई बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, डी ए। अब डी ए मुद्दा कौन सा सरफेस, लेट्स से एक सिलेंडर है, तो अगर इन दोनों का फ्लक्स निपट गया तो इसका एरिया क्यों लोगे, जिसका फ्लक्स बचा हुआ उसी का एरिया लोगे। फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो इधर, ये हर बार लगाएंगे तीनों डेरिवेशन में। हर बार हमें इसको ऐसे लिख देना, फिर इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, जरूरी नहीं 3 पार्ट में तोड़ना, इट डिपेंड्स। इनमें से जिनका फ्लक्स निपट जाएगा वेल एंड गुड, और बचे रहेगा ई डी ए। इस इंटीग्रेशन से क्या बाहर कर दो, ई बाहर, राइट साइड में क्यू लिख दो, डेरिवेशन समाप्त है। कुछ दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ही रटना जो मैंने आपको बताया। एक एप्लीकेशन से आपको समझाते हैं, देखिए इधर। अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो 1 2 3, ठीक। तो अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, तो ई डी ए कॉस थीटा, 3 पार्ट में तोड़ो। ऊपर वाले में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बीच में एंगल कितना है, 90, तो क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस 90। यहाँ कितना लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर है, ई डी ए कॉस 0। इधर बताओ कितना है, 90, फिर से क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90। तो अब बताओ ई डी ए कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, ई डी ए कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, ई डी ए, ठीक। बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर बताओ क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इंटीग्रेशन से कौन बाहर आ जाएगा, ई, अंदर क्या बचेगा, डी ए बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब मुद्दा है डी ए क्या होगा, बताओ मुझे, इसका फ्लक्स निपट गया, इसका फ्लक्स निपट गया, तो अब इसलिए डी ए यही तो होगा, राइट। तो डी ए होगा 2 पाई आर एल। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, पूरा लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, अल्टीमेटली ट्रिक वही है, ठीक। ग्राफ 1 बाई आर का याद रखिएगा, 1 बाई आर या 1 बाई आर स्क्वायर फिजिक्स में आपको हमेशा ही ग्राफ ऐसा चेप के आना है, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, फिर से देखिए इनफाइनाइट शीट। तो मैंने आपको क्या बताया, हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर बताओ इसको कितने पार्ट में तोड़ देंगे, 1 2 3, ठीक। तो बताओ यहाँ 1 के केस में कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना होगा 90, क्या लिख देंगे, ई डी ए कॉस 90, राइट। फिर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। फिर यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ई डी ए 2 बार, ई डी ए ट्वाइस बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। मैंने क्या कहा था, बेसरमी से इंटीग्रेशन से क्या बाहर कर दो, ई, अंदर बचा डी ए बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल ए, ये एरिया तीनों सेम ही है, तो इसको भी क्या लिख दो, ए से कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सब ट्रिक एकदम सेम रहेगी। फिर से देखिए, और इस बार तो मैंने खुद ही लिखा है, तो चलो देख लेते हैं जल्दी। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एक 2 जगह निकालेंगे, एक बार अंदर निकालेंगे, एक बार बाहर निकालेंगे। एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, प्लास्टिक की बॉल समझो, सॉलिड नहीं है, क्रिकेट वाली मैच विराट कोहली वाली बॉल नहीं है। तो ये बताओ ये कौन सी विराट कोहली बॉल, मतलब ऑब्वियसली जो क्रिकेट खेलता है। देखो इधर, यहाँ पे कितना चार्ज है इस पे, क्यू। अब बताओ एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे, एक बार कहाँ निकालेंगे, आउटसाइड। तो इंटीग्रल ई डी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके बाद ई डी ए कॉस थीटा, ये सब लगा दिया नाटक। फिर बताओ अंदर चार्ज कितना, ऑब्वियसली चार्ज इस पे, अंदर चार्ज कितना होगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, राइट। आगे देखिए, सिमिलरली आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो हम लोगों ने बताओ पूरा ही सरफेस ले लिया कि नहीं, तो इसके अंदर कितना चार्ज फंसेगा, ऑब्वियसली इसके अंदर तो पूरा ही चार्ज फंस जाएगा, तो क्यू इन क्या लिख देंगे, क्यू। फिर बताओ ई डी ए कॉस थीटा, बेशर्मी से क्या बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, ई, अंदर क्या बचेगा, डी ए। अब मुद्दा है डी ए किसका ले, बताओ ये ब्लैक वाले का एरिया टोटल जोड़ देंगे इसका, ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस का, यानी ब्लू वाले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये, ठीक। अब जरा ढंग से देखो,
1/r² ग्राफ मैंने बताया था हाइपरबोलिक टाइप का होता है, हाइपरबोला होता नहीं, बट एनीवेज अब यहाँ पे ग्राफ क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो अंदर से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0, और उसके बाद 1/r² के साथ वेरी कर रही थी। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट? तो फ्लक्स के तीनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गए। ट्रिक क्या है बताइए, हर बार फ्लक्स को ई डी डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, उसको तोड़ देंगे अगर पॉसिबल होगा, और फिर बेशर्मी से इंटीग्रेशन ई बाहर करेंगे। डी ए कौन सा सरफेस होगा, जिस सरफेस का फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, उधर राइट साइड में लिखेंगे। डेरिवेशन समाप्त, बॉस कुछ नहीं है, देख लेना एक बार। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बहुत स्पेशल नहीं है, मैंने थ्योरी वाले में बताया, उसमें देख लीजिएगा, शायद इसको देख के आप कंफ्यूज ही होंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डेरिवेशन डाइपोल के केस में है, इधर देखो, लेट से एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार यहाँ निकालनी है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वाटोरियल। थ्योरी में मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, -kp/r³, इक्वाटोरियल, राइट? और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग कहीं निकालनी तो उसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल, राइट? तो देखिए इधर, अगर हम लोग इस डेरिवेशन को देखने की कोशिश करें, देखिए इधर यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आपको पता ही होगा, मैंने बताया था चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, यानी आई कैप की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। होपिंग आप समझ पा रहे होगे, राइट? तो लिख लेते हैं आई कैप, राइट? ये हो गया डाइपोल मूवमेंट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे मुझे निकालनी है, तो अगर आप देखो तो ये बेसिकली कोई डेरिवेशन नहीं है, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का समीशन है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। तो लेट मी राइट दैट, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब बताओ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रटा ही होगा, KQ/, क्या होती है, R²। आर क्या होता है, वो दूरी। तो देखो इधर, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ढंग से देखना, मुझे यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक। तो ये दूरी कितनी है, x, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, x, और ये दूरी कितनी है, l। तो मैं अगर सही से लिख दूँ, नहीं समझ पा रहे होंगे आप, देखिए ये दूरी कितनी है, x, ये दूरी कितनी है, l, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, x माइनस l। तो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के टर्म्स में सोचें, प्लस चार्ज वाले को, तो होगा KQ/x माइनस l का, स्मॉल l का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज एक वेक्टर है, तो बताओ मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे होती तो चारों तरफ है, बट हम लोग इंटरेस्टेड है इस पी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली उधर की तरफ होगी, राइट? तो अगर हम लोग देखें उसको, देखिए इधर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई कैप। होप आप समझ पा रहे हो। फिर हमें माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इसी पॉइंट पे, फिर से लिखेंगे के। अब कई लोग सोच सकते हैं माइनस क्यू, अच्छी तरह समझ लेना, फोर्स में, सॉरी वेक्टर में कभी भी हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखते, वेक्टर में केवल डायरेक्शंस मैटर करती हैं, राइट? तो देखिए इधर, अगर मैं आपको बताऊँ इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी होगी, बताओ ये दूरी कितनी है, एक्स, ये दूरी कितनी है, एल, तो हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है? अब बताओ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो क्या होगा, माइनस आई कैप, राइट? अब बताओ क्या कॉमन कर सकते हैं, के क्यू, अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, आई कैप। अब मैं कैलकुलेशन करने नहीं वाला, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसके बाद डिट्टो कैलकुलेशन और कुछ नहीं। इन केस कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो जितनी कर पाते हो सब करके फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देना, वैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी है। अब सुनो, एक बात और होती है, अक्सर हम लोग जो डाइपोल पढ़ते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। लेट से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने बताया दूरी कहाँ से लेते हैं, इन्होंने x बोला है, जनरली एनसीईआरटी में r लिखा रहता है, तो ये मान लो r है, x ही मान लेते हैं, और ये दूरी एनसीईआरटी में a और a, ठीक? तो ये जो दूरी होती है सेंटर से लेते हो, तो याद रखो शॉर्ट डाइपोल हमारे सिलेबस में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे देखो उन्होंने l माना तो x इज ग्रेटर देन l, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लेके ये फॉर्मूला आ गया। होप आप समझ पा रहे होगे कि कोई डेरिवेशन नहीं था, बेसिकली दो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगला देखिए, हमको इक्वाटोरियल पे निकालना है, तो मैं आपको अलग से यहाँ जो जगह है इसमें बता देता हूँ। देखिए इक्वाटोरियल पे निकालना है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, राइट? और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बताओ मुझे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, डायरेक्शन बताते हैं ना, क्योंकि होती तो चारों तरफ है मेरे भाई, पर हम लोग चारों तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग जिसमें इंटरेस्टेड हो सिर्फ देख रहे हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, राइट? अब बताओ मुझे, अगर हम थोड़ा सा गणित खेलें, ये एंगल थीटा है मेरे भाई, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? ये एंगल थीटा है मेरे भाई, ये भी एंगल थीटा होगा। इसको मान लेते E1, इसको मान लेते E2। अगर बहुत ढंग से देखो, प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो बहुत ढंग से देखो, येलो वाला क्या, ये दूरी इस चार्ज से और इस प्लस वाले चार्ज से ये दूरी क्या सेम है? इसका मतलब मैं इजीली कह सकता हूँ E1 E2 बराबर होंगे, आल्दो वेक्टर के टर्म्स में बराबर नहीं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, बट एनीवेज वी कैन से कि दोनों बराबर है, राइट? अब देखो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, ई, तो बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, ई कॉस थीटा। इस बंदे का भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। इधर की तरफ क्या आएगा, ई साइन थीटा, और इधर की तरफ भी क्या आएगा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा, ई साइन थीटा मार देंगे एक दूसरे को, तो बेसिकली यहाँ बचेगा क्या, अगर मैं दोबारा लिख दूँ, ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, और इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। ये कितनी लेंथ है, ए एल
और ये भी कितनी लेंथ है एल। होपिंग आप समझ पा रहे होगे 2e cos थीटा। ठीक, अब एक बात और समझिए, क्या डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या इधर की तरफ डाइपोल मूवमेंट होगा? यस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट हमेशा अपोजिट है, तो आप देखोगे आंसर में माइनस आएगा। ठीक, वहाँ पे प्लस आ रहा था लेकिन यहाँ माइनस आएगा। तो अब फिर से ये देखो 2e cos थीटा। अब बेसिकली कुछ करना नहीं, e की वैल्यू उठा पुट कर देनी। बताओ e की वैल्यू, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ e की वैल्यू क्या होगी। ये दूरी कितनी है x, ये दूरी कितनी है l, ये दूरी कितनी हो जाएगी r बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k q बाई आर स्क्वायर। आर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा तो बेसिकली बचेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एज यूजुअल हम लोग जान रहे हैं जो भी एक्स या एल है वो एक्स बहुत बड़ा होता है एल के मुकाबले। फॉर्मूला पुट किया, यहाँ से आ गया राइट। तो चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, दोनों ही केस में हम लोग समझ गए कि जो फॉर्मूले हैं वो बेसिकली क्या है, एक मात्र 2 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डेरिवेशन नहीं। ठीक, ट्रिक समझते जाइएगा हर बार। अब आ जाता है टॉर्क। टॉर्क आपके सिलेबस में 2 जगह है, चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 4 में भी। तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको रट लो। टॉर्क का हमेशा फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। रटो इसको, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जैसे ही देखिए एक डाइपोल यहाँ पे धरा हुआ है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का एक नियम होता है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही फोर्स लगता है। देखो इधर ये हो गया फोर्स क्यूई और ये हो गया फोर्स क्यूई। इस पर अपोजिट क्यों लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखो ये हो गया फोर्स और ये भी हो गया फोर्स। मैंने टॉर्क का क्या फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। देखो इधर ये है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल अगर थीटा मान ले तो 12 क्या आ जाएगा इधर, 12 साइन थीटा। तो बताओ फोर्स क्या है एफ और डिस्टेंस कितनी है 12 साइन थीटा। फिर फोर्स को क्या लिख देंगे, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। बस समाप्त हो गया डेरिवेशन राइट। आपको लग रहा है क्या इतना सिंपल है, बिल्कुल वही है ही। अब इसको पढ़ लीजिएगा, इन्होंने अलग तरीके से डिराइव किया, इसके चक्कर में ना पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिए क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस राइट। और बाद में पी साइन थीटा आ जाएगा, उसको पी क्रॉस ही लिख सकते हैं। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो मैंने थ्योरी में आपको बताई थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको देख लीजिएगा, जो गधे हैं वो नहीं पढ़ दोगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा राइट। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। अगर आपको देखना हो एट एनी पॉइंट एंड ऑल दैट तो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगला देखिए, अगला डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ तो बेसिकली वर्क डन कर रहे हैं, और जैसे उठा के हमने हाथ पे रख दिया तो मैंने कुछ वर्क किया, वही वर्क इसमें क्या हो गया, स्टोर। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क से आती है। वर्क से क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने रटा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो। अगर छोटा वर्क है डिफरेंशियल तो फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट राइट। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक, अब यहाँ पे कोई डाइपोल को ऐसे घुमा रहे हैं तो फोर्स की बात नहीं होगी। याद करो आपके मास्टर ने बताया होगा फोर्स को क्या लिख देते हैं, टॉर्क घुमाने में। और डिस्प्लेसमेंट को किसके टर्म्स में, क्योंकि एंगल के टर्म्स होते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे, टाउ टू थीटा। डेरिवेशन समाप्त हो गया। अब तुम कहोगे अरे ये जगह इतना ईजी, बिल्कुल ईजी है अगर आप ये समझ पाए तो। ये देखो ये वर्क डन क्या होगा बताओ मुझे, टाउ डी थीटा। टाउ क्या होता है, पी साइन थीटा। याद करो टाउ का फॉर्मूला क्या था, ये थीटा ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट ज़्यादा टेक्निकल है उसको इग्नोर कर दो। आप डायरेक्टली लिख सकते हो यार, डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, टाउ डी थीटा। टाउ को लिख देना पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब बताओ पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या रख दो, थीटा 1 से थीटा 2। ये देखो खट्टे से हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा, सवाल आते हैं इस पर। ठीक, देखो कितना ईजी क्वेश्चन था राइट, डेरिवेशन राइट। अब देखो आगे ड्रिफ्ट, इसमें एक और डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं एक और डेरिवेशन कराने का सोच रहा था, कैपेसिटर का पार्शियली फील्ड और नॉर्मली फील्ड। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, अभी हो नहीं रहा है ठीक है, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, कैपेसिटर का रहता है पार्शियली फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड राइट, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करो ड्रिफ्ट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ये एक एवरेज वेलोसिटी अगर आपको याद हो। ठीक है, तो बताओ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर तरफ जा रहे हैं, तो किसी की वेलोसिटी कितनी होगी, u1 u2 u3। अब बताओ सब इलेक्ट्रॉन को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट 0। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैटरी लगा दी। जैसे बैटरी लगाएंगे बताओ, अभी बैटरी का फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था क्यू ई, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कितना होता है माइनस ई। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूँ आपको जो डिराइव करना है वो हम लोग को पता है v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये u वो वेलोसिटी है जब तक इनिशियल वेलोसिटी, जब तक फोर्स नहीं लगा था। तो जब फोर्स नहीं लगा तो उस समय u एवरेज कितना हो जाएगा 0, ये v एवरेज क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही मैंने आपको बताया था। एक्सेलरेशन f बराबर क्या होता है ma, किसी भी फोर्स को, और f क्या होता है यहाँ पे क्यू ई। क्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस ई बराबर ma। तो बताओ a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई एम। और ये टाइम का टाइम एवरेज है, क्योंकि कोई इधर t1 भाग रहा हो, कोई t2 भाग रहा होगा, टाइम एवरेज उसको बोलते हैं टाउ। तो ये देखो डिराइव हो गया। कई लोग सोचते थे जल्दी जल्दी कैसे डिराइव हो जा रहा है, ऐसा ही है गुरु। ठीक, तो ये देखिए इसको पढ़ लीजिएगा।
अब आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप ऐसे समझो कि रटना नहीं है, हमें करंट डिराइव करना है ना, करंट। तो एक कंडक्टर बना लो जिसमें एन है, एक एन डिफाइंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सुना होगा सभी लोगों ने। ये लेंथ एल है और ये एरिया ए है। तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, ठीक। तब सुनो मेरी बात, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक है ट्रिक, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, राइट। अब बताओ चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है, लेट से मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, 10 की 10 ई, 10 ई। 5 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना होगा, 5 की 5 ई, ऑब्वियसली चार्ज होगा 5 ई, राइट। तो हमें ये समझ में आना चाहिए टोटल जो चार्ज है वो क्या होगा, नंबर इंटू इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो पहले नंबर निकाल लेते हैं, एन क्या है, एन टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे एन वी, भाई एन यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन वी। और वी को क्या लिख सकते हैं, ए एल, राइट। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर एन ए एल है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई, तो ये हो जाएगा नाली, तो एन ए एल ई, ठीक। और टाइम, टाइम क्या लिखोगे, टाइम इस एल लेंथ को कितना ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कौन सी होगी, ड्रिफ्ट, एल से एल कैंसिल हो गया, ये एन ई ए वी डी। कई लोग बिलीव नहीं करते इतनी जल्दी डेरिवेशन क्या होगा, तो ट्रिक क्या थी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, राइट। आगे देखो, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है, देखो इसको। बियो सेवर्ट लॉ को यूज़ करके हमें डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे ये मैग्नेटिक, ये सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। तो देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा, ये टाइम नहीं है, 20-20 मिनट 25-25 मिनट में एक डेरिवेशन बताता हूँ, लेकिन अभी समय कम है। देखो इधर, तो ये हम लोगों ने छोटा सा एक लेंथ ले लिया डी एल, राइट। इसकी वजह से हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब रट लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको बियो सेवर्ट लॉ याद हो तो डी बी बराबर था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का एक नियम होता है कि जिसका भी दो का क्रॉस लोगे, जो थर्ड चीज़ आएगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब मैं सिंपल अगर बताऊँ तो आपने जरूर ये फॉर्मूला सुना होगा, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का नियम क्या होता है, जिन दो का क्रॉस लोगे उसके थर्ड वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो देखो इधर डी एल क्रॉस आर, हम लोग क्या ले रहे थे बियो सेवर्ट लॉ में, डी एल क्रॉस आर। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है, आर के। तो देखो इधर ये रहा डीएल आपका, ये रहा आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये डी बी इसके क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। सिमिलरली ऊपर लिया, सिमिलरली कहाँ भी ले सकते हैं, नीचे। तो देखो नीचे लोगे तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर लोगे तो ये इधर आ जाएगा, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब देखो फिर से अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, इधर की तरफ डी बी साइन थीटा, इधर की तरफ डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। फिर उन्होंने बायो सेवर्ट लॉ लगाया, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा। अब अगर आपको ढंग से पता हो, कंफ्यूज मत होना, एक काम करते हैं इसको एल्फा लिख देते हैं, है ना, एल्फा, एल्फा, इसको एल्फा लिख देते हैं, एल्फा, कुछ ज़्यादा ही थिन हो गया, इसको एल्फा लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर एल्फा, इधर एल्फा, इधर एल्फा, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना। अब बियो सेवर्ट लॉ में जो थीटा होता है, तो अगर आपको याद हो आई डी एल साइन थीटा, तो बेसिकली बियो सेवर्ट लॉ में लिख देता हूँ, शायद कहीं को याद ना हो, दोबारा लिख देते एक बार, नो इशूज़। तो बियो सेवर्ट लॉ था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। तो बेसिकली इसी से एंगल आता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो डी एल और आर के बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा डी एल और आर के बीच का एंगल है। फिर से रिपीट करते हैं, थीटा डी एल और आर के बीच का एंगल है। तो देखिए डी एल ये है गुरु और आर ये है, तो डी एल बेसिकली ऐसा है, ऐसे समझने की कोशिश करो, ये है, ये एलिमेंट है डी एल, जिधर की तरफ करंट होती है, करंट ऐसे ही तो घूम रही है इसमें, या तो ऐसे घूम रही होगी, या तो डी एल ऐसे होगा इस तरफ, ऐसे होगा डी एल, या तो डी एल ऐसे होगा, राइट। और आर किधर की तरफ है, स्टाइलस से देखिएगा, आर इधर की तरफ है, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, इस डेरिवेशन में जितने भी एंगल आएंगे, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल जितने भी आएंगे, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कुछ हो, 90 झेल देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे एंगल 90 आएगा। कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो रट लो यार, रटना तो है ही है, लिखना तो है ही एग्जाम में। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, 90। यहाँ 90 पुट करके हम लोगों ने डी बी निकाल लिया। अब सुनना मेरी बात, डी बी निकाल लिया, अब साइन थीटा निकाल लिया क्या है। अब क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, डी बी साइन थीटा, बस हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट, राइट। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, और डीएल क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई आर। अब यहाँ से आपको एक मन में डाउट आ सकता है, जो लोग ठीक ठाक पढ़ते हैं वो लोग भी, देखो इधर वो डाउट ये गुरु आ सकता है कि सर आपने तो कहा था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 बी साइन थीटा आ रही, तो इंटीग्रेट में डी बी साइन थीटा क्यों। इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग 2 डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आधा ही इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक हिस्सा ऊपर का ले लिया, एक हिस्सा नीचे का, तो आधा ही इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई आर, पाई आर। लेकिन अगर बहुत सावधानी से देखोगे तो इन्होंने यहाँ जो किया है
वो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर किया, तो चाहे 2 डी वी साइन थीटा ले लो, चाहे डी वी साइन थीटा, डी वी लोगे तो 2 पाई आर तक करोगे, अदरवाइज पाई आर तक। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ मात्र कैलकुलेशन है। क्या ये फॉर्मूला जरूरी है? बिल्कुल, ये एक टर्न के लिए, कल को नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए तो एन से मल्टीप्लाई कर देना। अब सुनो, तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है यहाँ पे आई एक्स दूरी पे, राइट, या इन्होंने ए माना तो ए दूरी पे यहाँ पे, ठीक। अब बताओ अगर मैं ए को 0 रख दूँ तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? यस यस डेफिनेटली। तो ए 0 रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड हो क्या आ रही? म्यू नॉट आई बाई 2 क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए? जी हाँ, ये डेरिवेशन बड़ा जरूरी है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक, आपका पूरा नंबर तैयार हो जाएगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। कोई भी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है तो हमें फॉर्मूला पता है, आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में, आई बी एल साइन थीटा, ठीक। अब सुनो, जैसे ये तार है, ठीक। अब पता है किसी भी तार में करंट फ्लो होता है तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये बंदा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? जी हाँ। क्या ये बंदा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? जी हाँ, दोनों लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब सुनना मेरी बात, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे, वो इसकी फील्ड की वजह से लगेगा। चुंबक समझ लो, चुंबक, मैग्नेट, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? इसकी फील्ड तो लगाएगी इस पे फोर्स, और इस पे कौन फोर्स लगाएगा? इसकी फील्ड। मैग्नेट से भी नहीं समझ पा रहे हो तो मत समझो। तो अगर यहाँ पे दो वायर रखे हुए, एक को बोल दे 1 और एक को बोल दे 2, तो अगर मैं पूछूं 1 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 पे कौन सा फोर्स लगाएगा? 2, राइट। 2 की फील्ड, बेसिकली वो धक्का तो खुद, हाँ तार तो चला नहीं आ रहा, तो 2 की फील्ड लगाएगी। तो 2 पे किसकी फील्ड फोर्स लगाएगी? 1 की। तो आई होप ये आप समझ पा रहे हो, राइट। तो अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ F1 मुझे चाहिए, तो आप लिखोगे आई बी एल साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बी और एल। अब बताओ करंट किसकी चाहिए? ऑब्वियसली 1 की, 1 पे फोर्स देख रहे हो, लेकिन फील्ड कौन सी होगी? दो चुंबक हैं, इस चुंबक पे फोर्स लग रहा है, उसकी दूसरे चुंबक की फोर्स फील्ड से, तो यहाँ क्या लिख देंगे? B2। तो आई होप, और थीटा अगर मैंने कहा रटे रहो, थीटा अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो कितना झेल दो, 90। तो देखो इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 2 पे देख रहे हो, तो बताओ, जूम कर देता हूँ, तुम लोग मोबाइल पे देखते हो, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 तो देख रहे हो करंट 2 की, लेकिन फील्ड किसके लिए है? 1 की। थीटा कितना झेल दिया? 90। ये हो गया आई टी बी एल। और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की हमको पता ही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक। तो देखो इधर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? आई बी एल साइन 90, ये पहले बता चुके हैं। अब बताओ 2 पे फोर्स देख रहे हो तो करंट किसका होगा? 2 का। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? 1 की। अब सुनते जाओ, आई 2, फिर बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो B1 होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर होता है जो दूरी पर आप फील्ड देखना चाह रहे हो। तो देखो इधर इस 2 वाले बंदे से इतनी दूरी पे, सॉरी 2 पे फोर्स देख रहे हैं, तो इस 1 वाले बंदे से इतनी दूरी पे फील्ड देखनी है, तो क्या लिखेंगे? दूरी D है तो 2 पाई D, तो बताओ क्या लिख देंगे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई D, इंटू क्या लिख देंगे? L। बस खत्म काम, फोर्स पर यूनिट निकाल लेंगे। हम लोग ऑलरेडी रट चुके हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? रिपल्सन। ना अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या होगा? रिपल्सन। तो अगर आपको याद हो, दो सेम चार्ज तो रिपल करते थे, लेकिन यहाँ अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम खत्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहीं से मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर की डेफिनेशन, याद हो अगर आपको थ्योरी के लिए, बड़ी ज़रूरी है। इस बार ऑफिशियल सैम्पल पेपर में शायद नहीं, पिछले साल वो आया है एग्जाम में, 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से आती है, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाती है इंडक्टेंस वगैरह पे, राइट। अब देखो इधर, तो एक हुक समझो, मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय एनीथिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। तो एक चीज, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, दूसरे में क्या बनता है? ईएमएफ। तो अगर मैं कहूँ आपसे, ये दो कॉइल रखी है, कॉइल 1 और कॉइल 2, इसमें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो अब इसलिए इसमें ईएमएफ बनेगा, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो बताओ मुझे, फ्लक्स होगा जो, मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा फील्ड, उतना ज़्यादा फ्लक्स। बट दो कॉइल का खेल है, हमेशा याद रखना। कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल 2, तो कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल 1 में फील्ड, कॉइल 1 में करंट चेंज कर रहे हो तो फील्ड या फ्लक्स कितने चेंज होगा? कॉइल 2 में, ठीक। तो फ्लक्स और करंट, मतलब ये दोनों चीज़ें जो आपके सामने लिखी हैं बड़ी ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें जो लिखी हैं ये सेम कॉइल में नहीं है, ये अलग अलग में है, ये बड़ी ज़रूरी है। तो अब देखो इधर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, सभी लोग को पता होगा फ्लक्स बढ़ जाता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, -n टाइम d5 बाई dt। मैंने आपको फैराडेज लॉ बताए थे, तो n5 प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? I। अब एक बात बहुत ढंग से सुनना, ये वही हुक है जिससे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस भी। फिर से, ये वही हुक है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस भी, ठीक। ये वो हुक है जिससे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस फंसाएंगे। तो देखो इधर, ये है वो हुक, राइट। अब सुनो, n5 प्रोपोर्शनल टू I। तो बताओ मुझे, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे मेरे भाई, क्या एक कांस्टेंट आएगा? यस, उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। अब सुनना ढंग से, यहाँ पे अगर आप ये एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर आप ढंग से देखो,
यहाँ पे दो लॉन्ग सोलेनॉइड है। अगर आपको याद हो पिछला टर्म थ्योरी का, तो मैंने बताया था लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे एक बाहर वाला सोलेनॉइड, इसको उन्होंने 2 बोला, R2 मतलब कि 2 बोल दिया, और अंदर वाले सोलेनॉइड को 1 बोला, ठीक। बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स N2, अंदर वाले में N1, ठीक। तो होता क्या है कि एक बार हम लोग 2 में कॉइल करंट पास करेंगे, एक बार 1 में पास करेंगे। जब 2 में करंट पास करेंगे तो फ्लक्स किस में देखेंगे, 1 में, और जब 1 में करंट पास करेंगे तो फ्लक्स किस में देखेंगे, 2 में। अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि एरिया जो होगा वो हर बार कॉमन लेंगे। अब मैं इसका रीज़न नहीं बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, रट लीजिए कि एरिया म्यूचुअल इंडक्टेंस में कौन सा लेंगे, कॉमन। चाहे जहाँ पे भी फ्लक्स देख रहे हैं एरिया कौन सा लेंगे, कॉमन। तो बताओ ये कॉमन एरिया यही तो है दोनों में, यानी अंदर वाला A1 एरिया हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक। आई होप अभी तक आप समझ पाए होगे। अब डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, जैसे मैं बताऊँ ट्रिक और हुक जो आपको बताया जाए वो अगर पकड़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए करंट किस में पास कर रहे हैं, 2 में, फ्लक्स किस में देखेंगे, 1 में, तो यहाँ 1 लिख दिया, राइट। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ 2 1 1। अब 1 में फ्लक्स देख रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, बस। अब इसके बाद केवल काम लिखना है गुरु। स्मॉल एन बराबर आपको पता ही होगा कैपिटल N बाई L होता है, राइट। आगे देखते हैं, देखिए इस N1 को क्या लिख देंगे, N1 इंटू एल, और फ्लक्स क्या होता है BA, वैसे होता है BA कॉस थीटा, बट थीटा 0 होगा तो यहाँ पे लिख दिया BA, और बाहर लिखा हुआ 1 1 मतलब 1। अब देखो आगे हम लोगों को, सभी लोग को पता है कि ये तो यही रहेगा। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, BA तो 1 का लिखा हुआ, मतलब फ्लक्स हमें 1 का दिखना, बट फील्ड पैदा कौन करेगा, जहां करंट आएगी वही तो फील्ड पैदा करेगा। करंट किसमें तुम पास कर रहे हो, 2 में, तो फील्ड भी कौन पैदा करेगा, 2। फ्लक्स 1 का देख रहे हो तो एरिया, और वैसे मैंने बताया एरिया कौन सा लेते हैं, कॉमन, तो A1 लिख दिया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, नहीं N2I2, तो ये देखो N2I2, और फिर 2 से 2 क्या हो गया गुरु, कैंसिल। अगली लाइन में डेरिवेशन समाप्त। कई लोगों को बिलीव नहीं होता ये सब क्या नाटक है, एक्चुअल में यही डेरिवेशन है। फिर तो बताओ हुक क्या गुरु, हुक क्या मेरे भाई, N5 प्रोपोर्शनल टू आई। इसी से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालेंगे, इसी से क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। अगला डेरिवेशन देखो N5 से ये, ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ बगल में लिख दूँ तो N5 बराबर क्या था, MI। अब सभी लोग मुझे बताइए करंट किस में पास कर रहे हैं, 2 की 1 1, फ्लक्स किस में देखेंगे 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब बताओ इसको क्या लिख देंगे, N2 इंटू एल, याद है, बताओ ये क्या होगा, BA 2 का, ठीक। अब बताओ अगर मुझे बहुत ढंग से सोच के बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, 2 की 1 1, क्योंकि करंट किस में पास कर रहे हैं, 1 में हो। एरिया मैंने आपको रटवाई दिया, कौन सा लेते हैं, कॉमन, जो कि अंदर वाला है A1। तो ये देखो ये हो गई 1 की फील्ड, और ये हो गई एरिया पाई बाय R1 स्क्वायर। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने। ये बड़े ज़रूरी फॉर्मूले याद रख लेना, न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में मुझे उम्मीद ज़्यादा है कि आपसे कहेंगे N1 हमने बढ़ा दिया, N2 घटा दिया, एरिया घटा दिया, बढ़ा दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बताओ मुझे M12 बराबर क्या आ जाएगा, M21, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो, यही प्रूव भी करना होता है, ठीक। अब आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, ज़रूरी नहीं है बट मैंने जबरदस्ती लिख दिया। देखो इधर N5 प्रोपोर्शनल टू आई। अब बताओ म्यूचुअल की जगह क्या आ जाएगा, सेल्फ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सुनो फ्लक्स क्या होता है BA, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 1 2 कोई चक्कर ही नहीं ना, सेल्फ इंडक्टेंस में अगर आपको याद हो एक ही कॉइल में करंट चेंज करते तो 1 2 का कोई चक्कर ही नहीं, 5 बराबर LI। अब बताओ B को क्या लिख देंगे, म्यू नॉट नहीं, 1 2 का चक्कर ही नहीं, एरिया एरिया लिखा रहे तो आई साई कैंसिल, तो L क्या आ गया, म्यू नॉट एन A स्क्वायर L। कन्फ्यूज मत होना, ये है सेल्फ इंडक्टेंस और ये है लेंथ, ठीक। इसका भी फॉर्मूला रट लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव सवालों में आ सकता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग देख रहे थे। आगे देखिए रे ऑप्टिक्स मैंने नहीं कराया ना, इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको कराई ना वो, ऐसे ही बेवफाई क्यों, ऐसी बेवफाई इसलिए करी क्योंकि मैं रे ऑप्टिक्स अलग से पूरा पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि प्रिज्म में डेरिवेशन देख लीजिएगा म्यू रिलेटिव का, जब मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक। लेंस मेकर देख लीजिएगा, सिंगल रिफ्रैक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देख लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अलग लेक्चर है, उसमें भी न्यूमेरिकल अगर आप नहीं दिखना पाते तो 45 मिनट उसका देख लेना, पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएगा। लेंस मेकर, सिंगल रिफ्रैक्शन फार्मूला, म्यू रिलेटिव प्रिज्म के केस में, और TIR, मतलब इतनी चीज़ें तो आपको ऑप्टिक्स से छोड़ के नहीं जानी चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो यार, आगे आपकी इच्छा। अब आ जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। देखिए वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो वेव ऑप्टिक्स में अगर आपको याद होगा बेसिकली 2 वेव होती हैं, एक होती है ये, एक होती है ये, राइट। एक का एम्पलीट्यूड है A2 और एक का एम्पलीट्यूड है A1, ठीक। एक का एम्पलीट्यूड A2, एक का एम्पलीट्यूड A1। तो बेसिकली 2 तरह के एम्पलीट्यूड हैं, एक है A1 और एक क्या है A2, 2 तरह के एम्पलीट्यूड है। तो A1 A2 का एम्पलीट्यूड हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों दिक्कत वाली बात नहीं, हमें इन्हें ऐड करना है। तो देखो इधर एक वेव को इन्होंने क्या लेट कर लिया, गैस करो,
एक वेव को इन्होंने लेट किया y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, एक को लेट किया साइन ओमेगा टी प्लस 5। बस बेसिकली ये मान रहे हैं कि जैसे एक वेव ये है तो एक वेव दूसरी वेव वही नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, कुछ फेज डिफरेंस है, राइट। अब इसमें थोड़ी सी गणित है, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया, ठीक। तो देखिए इसको देख लीजिएगा, मैथ्स से हम कुछ नहीं कर सकते, जो बायो वाले रटेंगे बेटा। बताइए मुझे y1 a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। उसके बाद देखो इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया टिग्नोमेट्री की मदद से, a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर इसको हमने टिग्नोमेट्री की मदद से ओपन कर दिया, सारे साइन वाले टर्म कॉस वाले टर्म एक साथ कर लिए, ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ पुट वुट कर रहे हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक। तो अगर बहुत ढंग से देखो, बेसिकली हमको इन दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों का, और इसके साथ जोड़ना है। तो स्क्वायर कर दिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ गया, ठीक। अब देखो इसमें मैथ्स है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको रटना आना चाहिए, मैथ्स से कोई मदद नहीं कर सकता। बट अल्टीमेटली अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फार्मूला तो वैसे भी बहुत जरूरी याद करने, क्योंकि इस पर सवाल हैं। तो और याद करना बड़ा आसान है, याद करो रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वैसे यहाँ भी ये देखो सिंपल, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। और आपको थ्योरी में मैंने बताया था ये फॉर्मूला, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, अगर यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो ये आई रिजल्टेंट, ये i1 ये i2 2i1 i2 cos 5, ठीक है। इसे मिनिमम मैक्सिमम होता है, जो कि मैं आपको डेरिवेशन में वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, राइट। तो देखिए मैं अगर आपको बताऊँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, वो कहेंगे डिराइव करो एक्सप्रेशन हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए मुझे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 साइन आई बराबर μ2, या आप लोग जैसे रटते हो वैसे लिख देते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इंक्लूडिंग, जबकि पेपर लास्ट ईयर टफ माना गया था, ये डेरिवेशन जरूर आया था। तो किस्मत अगर अच्छी रही तो शायद हम लोग को इस बार भी दिखाई दे। मुद्दा होता है सबसे पहले री डायग्राम कैसे बनाए। देखिए रिफ्रैक्शन, बचपन से हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या मतलब होता है, एक लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, फिर ये लाइट ऐसे बेंड होकर चली जाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेसिकली में समझना है, एक लाइट नहीं दो लाइट आएगी, ये देखिए दो लाइट आई, फिर से यहाँ पे नॉर्मल होगा और फिर से ये रिफ्रैक्शन होगी, राइट, पैरेलल लाइट आएगी। तो ट्रिक क्या है, एक लाइट की दो लाइट, एक की दो 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 दो, ठीक। अब मुद्दा एक एनसीईआरटी आप देखोगे तो ये वाली लाइट बनाते नहीं, ये वाली, तो ये नॉर्मल भी नहीं बनाने की कोई जरूरत है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इनफैक्ट अभी आप इसी पीडीएफ में देखो मैंने बनाया हुआ है, बट एनीवेज आप समझने की कोशिश करिए, दैट इज नॉट नेसेसरी, क्या बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक। तो उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए नहीं बनाया। अब बताइए, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जब भी मैं वेव फ्रंट बनाना होता है सबसे पहले क्या बनाती है, लाइट रे, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या बनाते हैं, लाइट रे, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट। तो देखिए ये हो गया वेव फ्रंट, ये हो गया वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब बताओ मुझे, डायग्राम बना लोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लाइट की दो लाइट, फिर क्या बनाओगे, वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर द वेव फ्रंट, उसके बाद क्या बनाओगे, एंगल्स। अब इसका ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसके पीछे ज्योमेट्री जो मैं बताने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैथ्स वाले उन्हें आता होगा, जो बायो वाले उन्हें रटे। देखिए कैसे मैंने ट्रिक बताई थी क्लास में भी, कि पहला वाला एंगल पहले वाले कोने के बराबर होगा। अगर आप देखो तो आपको दो ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ये, ठीक। अच्छा एक बात और समझिएगा, इस डेरिवेशन को मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, ताकि मैं समझा सकूँ। पहला वाला एंगल पहले वाले कोने के बराबर होगा, दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले कोने के बराबर होगा। तो ट्रिक समझो, सबसे पहले डेरिवेशन आया क्या बनाओगे, रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी लाइट रहनी है, टू लाइट रे, राइट। टू लाइट रे के बाद परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट। उसके बाद बताओ हम लोग क्या करेंगे, हमें दो ट्राइंगल दिखाई देंगे, ठीक। पहला वाला एंगल पहले कोने के पीसी, दूसरा वाला एंगल दूसरे कोने के डीसी। आई होप आप समझ पा रहे हो रे डायग्राम की क्या ट्रिक है, ठीक। अब देखिए थोड़ा और रट लीजिए प्लीज़। ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं v1t, ये जो दूरी होती है v2t। टाइम तो दोनों में सेम ही लगेगा, इसको बता सकते हैं एनिमेशन से, मैंने बताया अभी क्लास में जहाँ भी पढ़ा होगा, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, थोड़ा रट लीजिए। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कुछ प्रूफ करना। तो साइन आई निकाल लेते, बताओ साइन आई ये क्या, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है यानी v1t, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, जो कि वो है AC। फिर से बताओ साइन आर, साइन आर, तो बताओ सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर v2t अपॉन क्या हो जाएगा, AC। AC से AC कैंसिल, T से T कैंसिल, तो बेसिकली बचा गया v1 बाई v2।
अब बताओ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, सी बाई म्यू। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको म्यू के टर्म से प्रूव करना है। तो बताओ इसे क्या लिख देंगे, सी बाई म्यू की म्यू वन, सी बाई म्यू की म्यू टू, सी से सी कैंसिल, बताओ म्यू टू बाई म्यू वन। एक लाइन का डेरिवेशन है कि नहीं, आराम से खट से 2 नंबर आपको दे के जाएगा। मैं पूरी समरी फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी लाइट, 2 लाइट, उनके परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट। उसके बाद हमें 2 क्या दिखाई देंगे, ट्राइंगल। पहले वाला एंगल पहले वाले कोने के, दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले कोने के, राइट। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक। और उसके बाद कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा v1/v2। v को c बाई म्यू लिखोगे तो खट से प्रूफ हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, इसको देख लीजिएगा। अब आ जाता है रिफ्लेक्शन। वैसे तो दोनों में से रिफ्लेक्शन के मुकाबले रिफ्रैक्शन ज़्यादा पूछते हैं, बट इसको भी देख लेते हैं। देखिए फिर से वही ट्रिक है, रिफ्लेक्शन सभी लोग बचपन से बना लेते हैं। ये लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। हमने क्या बताया था, एक लाइट बनानी की 2 लाइट। ये क्या ये भी ऐसे जाएगी, बिल्कुल। फिर ये क्या होगा, नॉर्मल। एनसीईआरटी सिंप्लिसिटी के लिए ये नहीं बनाता, ये तो नॉर्मल की भी जरूरत नहीं है। तो अगर इस रे डायग्राम को देखें, ये देखिए, क्या ये लाइट और ये लाइट इंसिडेंट है, यस। देखो दोनों पैरेलल हैं, ये और ये, राइट। और ये कौन से लाइट है, रिफ्लेक्टेड। ये ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, उन्होंने बनाया नहीं, राइट। अब फिर बताओ ये लाइट और ये लाइट, बताओ ये जो है ये क्या है, नॉर्मल है कि वो वेव फ्रंट है कि नहीं, परपेंडिकुलर। और फिर ये लाइट इधर से, ये लाइट, ये भी क्या होंगे, वेव फ्रंट, ये भी 90, ठीक। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे रे डायग्राम। फिर से सेम खेल है, ट्रिक कितने एंगल कितने हैं, 2। तो ये एंगल और ये एंगल हम लोगों को पता ही है, पहला वाला एंगल पहले वाले कोने के बराबर, दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले कोने के। तो क्या यहाँ भी ट्रिक सेम है, जी हाँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। उसके बाद रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी लाइट, 2 लाइट। फिर क्या दिखाई देंगे, 2 ट्राइंगल। उसके बाद पहला वाला एंगल पहले वाले कोने के बराबर, दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले कोने के बराबर। अब हमको आई बराबर आर प्रूफ करना है, यानी इन्हीं दोनों ट्राइंगल में खेलना है, ये दोनों ट्राइंगल में खेलना है। तो बस इन दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों डेरिवेशन प्लीज़ देख लीजिएगा ढंग से। अब आ जाते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस पे। ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन है डी ब्रॉगली द्वारा, ठीक। मैं आपको वहाँ भी बता चुका था, दोबारा फिर से बता देता हूँ। डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को, थ्योरी में बता चुके ऑलरेडी, अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान लें, अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान लें, तो वेव क्या बनाती हैं, स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव इंटीग्रल होती हैं। आप बताइए एक सर्किल में कितनी वेव, अगर एक इलेक्ट्रॉन आधा तो हो नहीं सकता, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक वेव होगा। तो बताओ मुझे कितनी वेव फिट हो सकती हैं, इंटीजर्स। तो इसमें जितनी भी वेव फिट हो रही हैं सब क्या होंगी, इंटीजर्स। एक वेव का वेव लेंथ कितना होता है, लैम्डा। तो मान लेते हैं एन, यानी 5 सेट हुई तो 5 लैम्डा, 6 थोड़ी हुई 6 लैम्डा। तो बेसिकली कितने लैम्डा होगा, एन लैम्डा, राइट। और टोटल ये दूरी कितनी है, 2πr। बस डेरिवेशन समाप्त है। तो 2πr एन लैम्डा, लैम्डा को क्या लिखोगे, h/mv। एम वी इधर भेजो, 2π इधर, तो एम वी आर बराबर NH/2π, राइट। खट्टे से प्रूव हो गया। बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, स्टैंडिंग वेव से, ठीक है। अब आ जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं ये भी बता चुका हूँ थ्योरी, मान दो मुझे टेक्निकली दोबारा बताना नहीं चाहिए, बट एनीवेज बता दे रहे। देखिए इधर ये भी बहुत ज़रूरी है, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो बताओ मुझे रिपल्सन फील होगा, यहाँ कहीं जाकर रुक जाएगा, इन्फिनिटी से भेज रहे हैं। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ नहीं। मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये देखिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब बताओ काइनेटिक यहाँ कितनी होगी, हाफ mv², राइट। और उसके बाद पोटेंशियल क्या होती है, Q1 Q2/r। अब इन्फिनिटी पे, तो कई लोग सोचते हैं इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, नहीं, इन्फिनिटी मतलब रिलेटिव। न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के ऑर्डर का है। तो अगर ये न्यूक्लियस है और उससे इतनी दूर से भी अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हो, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो Q1 Q2/r, आर इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ केवल क्या बचेगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2/r। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका, तो दोबारा फिर लिख दे रहे हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब बताओ इसको बैलेंस करके हम लोगों ने यहाँ से R0 निकाल दिया, जो कि है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होपिंग आप समझ पा रहे हो, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट डेरिवेशन, बेसिकली चैप्टर 12 में लास्ट डेरिवेशन में, जो कि है एनर्जी एंड रदरफोर्ड मॉडल। देखो एक बात समझो, रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर के मॉडल दोनों में बड़ी सिमिलरिटी। वो सिमिलरिटी क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो उन्होंने भी कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो चक्कर काट रहा है, रदरफोर्ड साहब ने, और नील्स बोर साहब ने भी कहा था, शिट, मतलब न्यूक्लियस नहीं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा। देखिए इधर दोनों लोगों ने कहा था इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा, राइट, ठीक है। जब दोनों का इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, लेकिन इनमें रदरफोर्ड में कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल है,
बट नील्स बोर याद रखो सेकंड पॉस्टुलेट, उसने क्या कहा था, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट ही हैं जिनमें वो टहल सकता है, ठीक। तो बताओ चक्कर काट रहा है तो सेंट्रीपिटल इक्वेशन तो होगी एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और वो फोर्स कहाँ से बैलेंस होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से। यहाँ भी चक्कर तो काट ही रहा, भले हर जगह नहीं काट रहा, किसी पर्टिकुलर में काट रहा, बट चक्कर तो काट ही रहा है ना, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब क्या साहब, दोनों में इक्वेशन सेम होगी, जी हाँ, पहली इक्वेशन। बट रदरफोर्ड को ऐसा कोई 3-5 नहीं था कि ये ऑर्बिट में टहलेगा ये ऑर्बिट में नहीं डोलेगा, बट नील्स बोर को दिक्कत थी, तो नील्स बोर ने क्या कहा था, एम वी आर बराबर क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, याद है। तो मैं इसको क्लास में बोलता हूँ बोहर का स्पेशल मसाला, तो ये बोहर का स्पेशल मसाला है। बोहर के केस में एक और इक्वेशन रहेगी, रदरफोर्ड के केस में केवल ये इक्वेशन रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इस चीज़ को, पिक्चर को दिमाग में बैठा लो, ठीक। देखो इधर, अभी हम लोग रदरफोर्ड का डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, तो रदरफोर्ड के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने एम वी स्क्वायर बाई आर निकाल लिया, ये ठीक। अब देखिए, इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के जेड डी स्क्वायर बाई 2 आर, राइट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक। Q1 कितना होगा, जेड ई, Q2 कितना होगा, माइनस ई अपॉन आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। आई होप आप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी समझ पाओगे, राइट। अब तुम कहोगे हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा रहने दे रहे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ रही है, तो दोनों को जोड़ना घटाना आसान होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, डेटा वेटा रखो तो ये आ गया। अब देखो ध्यान दो, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल, दोनों सेम है बट माइनस का अंतर है, राइट। तो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू के। इसके बाद ये है पी और ये है टी, तो अगर देखो टी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पी आ जाएगा, तो ये देखो ये, ठीक। अब सवाल आता है कभी कभी, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या है, ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप बताओगे वहाँ पे अट्रैक्शन है, यानी वो बाउंडेड है। आप बताओगे वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इस नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस होता है, राइट। अब आ जाते हैं बोहर्स मॉडल। मैंने क्या कहा था, सेंट्रीपिटल इक्वेशन सेम रहेगी, बट एक और मसाला बोहर का स्पेशल ये है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। अब मेरी बात ढंग से सुनना, तो वहाँ तो डायरेक्ट निकाल लिया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा इस इक्वेशन को जूम करने के टर्म्स में देखें, देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें बेसिकली 2 एक्सप्रेशन निकालने हैं, एक आर का, एक वी का और एक एनर्जी का। एनर्जी में भी 2 हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, और दोनों को जोड़ दो तो टोटल, ठीक। तो हमें इतने एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का जनरली पूछते नहीं। देखो इधर, तो अगर मैं आपसे पूछूँ तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये है और पोटेंशियल हो सेकंड पॉस्टुलेट ये है, तो मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ से भी वी निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं तो आर निकल आएगा। भाई यहाँ से वी निकालें और इसमें पुट कर दे तो आर निकल आएगा, या उल्टा ये भी हो सकता है, यहाँ से वी निकालें इसमें पुट कर दे तो आर निकल आएगा। दोनों मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, लेकिन 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 कैलकुलेशन करते इसमें फंस जाओगे आप। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी खेल करने हैं सारे बोहर के पॉस्टुलेट में करने हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई, जो भी खेल करने हैं सारे बोहर के पॉस्टुलेट में करने हैं। तो देखो हम लोगों ने यहाँ से आर निकाल लिया और इसमें पुट कर देंगे तो ये आ गया आर। ये हमने आर यहाँ से निकाला, इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद वेलोसिटी निकल आई, के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, राइट। अब देखो सिमिलरली यहाँ से अब हमें रेडियस निकालनी, तो अब हम लोग इस वेलोसिटी को इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। तो जैसे फर्स्ट वाले में पुट कर दोगे ये आ गई आपकी रेडियस। तो मैंने ट्रिक क्या बताई, जो निकालने का खेल है, जो भी खेल करने हैं वो किससे करेंगे, बोहर से। सेकंड पॉस्टुलेट से वही मसाला, उस मसाले से कुछ निकाला, सेकंड में पुट करा, फिर जो निकाला उसी को फिर से फर्स्ट में पुट कर दिया, काम खत्म हो गया, राइट। रेडियस और वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई, बहुत जरूरी है डेरिवेशन। एनर्जी मैंने ड्राइव नहीं किया, चलो मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे लगे हाथ, देखिए इधर मैं एनर्जी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही एनर्जी ड्राइव करोगे इसी तरीके से, ठीक। लेकिन जो ये आर आ रहा है, चाहे वो काइनेटिक में हो, चाहे वो टोटल में हो, चाहे पोटेंशियल में, वो आर नॉर्मल नहीं होगा, वो आर कौन सा होगा, स्पेशल, नील्स बोर का स्पेशल। जो यहाँ से आर मसाला आपने निकाला है, ये वाला आर आप वहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको डिराइव कर लीजिएगा, रेडियस का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी का। ट्रिक क्या है, सेंट्रीपिटल की इक्वेशन दोनों में रहेगी, और रदरफोर्ड के केस में कोई मसाला नहीं, नील्स बोर के केस में मसाला है। ये डेरिवेशन भी मैं वहाँ बता चुका हूँ, बट फॉर द वेस्ट ऑफ टाइम जो लोग पढ़ते नहीं क्या बताया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा मैं मजबूरी में करा रहा हूँ। देखो इधर, जो इसके अंदर माल भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी एक न्यूक्लियॉन का मास क्या होता है, m, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, टोटल माल कितना भरा हुआ है, ए, उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो am,
बताओ वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। और आपको ऑलरेडी याद होगा रेडियस का फॉर्मूला मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, r बराबर नॉट a⁴ 1/3। तो पुट कर दो, कैंसिल वैंसिल होगी, डेंसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। तो बड़ा जरूरी है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ट्रिक क्वेश्चन पूछेंगे, एल्यूमिनियम कॉपर का रेशियो बताओ कितना 1 होगा, हाइड्रोजन लिथियम का रेशियो बताओ कितना होगा 1, राइट। तो आई होप अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, थ्योरी का देखा, थ्योरी के 2 लेक्चर थे, वो भी लगभग 1 1.25 घंटे के, और डेरिवेशन देख लिया, तो हम लोग यार 30 से 35 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ब्रह्मास्त्र होगा न्यूमेरिकल में। थैंक यू सो मच, आपने पूरी क्लास देखी। एनीवेज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।